CUET की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूनिट 13 पर बातचीत करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं और यूनिट 13 मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक होगा। पूरे हिस्ट्री में बहुत बड़े समयकाल को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। यह है समकालीन दृष्टि से महात्मा गांधी का अध्ययन करना। और महात्मा गांधी अपने आप में 1919 से लेकर 1947 तक इन्होंने कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष को भी आपको पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 में भारत आए तो भारत आने के पश्चात 1917-18 में भारत में जो उनके आरंभिक सत्याग्रह के प्रयोग हैं, जैसे चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात रॉलेट एक्ट के विरोध में पहली बार महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का आयोजन किया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण, एक समिति ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर आयोग के रूप में या हंटर कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर खिलाफत आंदोलन रहेगा, असहयोग आंदोलन रहेगा। असहयोग आंदोलन के पश्चात भारतीय राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ी, तो आपको स्वराजवादियों को भी पढ़ना चाहिए, कम्युनिस्टों को भी पढ़ना चाहिए और क्रांतिकारी आंदोलन को भी पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात साइमन कमीशन का आगमन, नेहरू कमीशन का रिपोर्ट, साइमन कमीशन का रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन और सबसे महत्वपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च। और दांडी मार्च के पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, उन्हें पढ़ना समझना। इसके आधार पर 1935 के भारत शासन अधिनियम को पारित किया जाना, उसको समझना है आपको। और कांग्रेसी मंत्रिमंडल के कार्य हैं। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के पश्चात कांग्रेस की मुख्य मांग क्या थी, मुस्लिम लीग की मुख्य मांग क्या थी, दोनों में संघर्ष का मूलभूत कारण क्या था, महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजी दृष्टिकोण से देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, फिर बेबेल प्रस्ताव या शिमला सम्मेलन, और फिर अंत में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव और भारत की स्वतंत्रता और भारत के विभाजन। अर्थात महात्मा गांधी के राजनीति में आगमन से लेकर 1947 में स्वतंत्रता और विभाजन तक की घटनाओं को इसमें आपको शामिल करना चाहिए। लेकिन मूलभूत रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन इसके साथ ही साथ चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, खिलाफत, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड को महात्मा गांधी के उद्भव की पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं। और महात्मा गांधी के भारत आगमन के पहले भी जो गांधीवादी राजनीति है, उसको समझने के लिए गांधी के दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष को समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। तो इस तरह से इस पूरे टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपके लिए यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर काफी घटनाएं हैं, बहुत सारी समितियां हैं, बहुत सारे आयोग हैं, बहुत सारे रिपोर्ट हैं, बहुत सारी अनुशंसाएं हैं। राजनीति की विभिन्न धाराएं हैं, उनमें से किसी भी धारा को आप छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं, यहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक तो बड़ा सामान्य प्रश्न है कि किसने टिप्पणी की कि अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। तो ये तो खैर चलिए, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रन देवनेशन के द्वारा
यह बात कही गई कि अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। लेकिन सवाल यह है कि अफ्रीका ने गांधी को महात्मा कैसे बना दिया? तो वस्तुतः गांधी महात्मा जिन कारणों से बने, जिन आंदोलन या जिस आंदोलन की अवधारणा के कारण बने, आंदोलन की उस अवधारणा का विकास वस्तुतः दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, अर्थात सत्याग्रह। कई लोग, कई छात्र सत्याग्रह को समझते हैं, इस पर मुझे संदेह है। बस वो पढ़ते हैं सत्याग्रह के विषय में। वस्तुतः गांधी का जो सत्याग्रह है वह राष्ट्रीय आंदोलन या उपनिवेशवादी विरोध आंदोलन, जिसको हम कहते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, अर्थात उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। तो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को, स्वतंत्रता संघर्ष को, राष्ट्रीय आंदोलन को वह नैतिक बनाता है। और जब भी संघर्ष नैतिक होता है मेरे प्यारे साथियों, तो विजय उसी की होती है जो हमेशा नैतिक होता है। और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को नैतिक बनाया। सत्याग्रह अर्थात गांधी की सीधी सी अवधारणा है, बहुत सरल सी अवधारणा है कि सत्य क्या है। तो गांधी कहते हैं कि मानव की प्रतिष्ठा, मानव मात्र की प्रतिष्ठा। हम गोरे हैं, काले हैं, भारतीय हैं, यूरोपीय हैं, अमेरिकी हैं, अफ्रीकी हैं, कुछ भी हैं, हम मानव हैं। और मानव होने के नाते हमारे कुछ मानव अधिकार हैं, मानव की गरिमा है, मानव की प्रतिष्ठा है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो मानव मात्र की प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, मानव मात्र की गरिमा की स्थापना के लिए कर रहे हैं। और इसलिए चूंकि यह मानव मात्र की गरिमा को स्थापित करने के लिए है, उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए है, इसलिए हमारा संघर्ष हिंसक नहीं होगा बल्कि अहिंसक होगा। जो प्रतिपक्षी है, जो विरोधी है, वे भी तो मानव है। आखिर उनकी भी गरिमा है, उनकी भी प्रतिष्ठा है। और हम किसी भी रूप में अगर हिंसा का सहारा लेते हैं तो वह उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए महात्मा गांधी सर्वप्रथम, महात्मा गांधी को अंग्रेजों का भी साथ मिला। अंग्रेज भी उनके प्रति उदार थे, विरोधी से विरोधी व्यक्ति भी उनके प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे, एक अच्छा दृष्टिकोण रखते थे। कारण महात्मा गांधी की अवधारणा थी। तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह की मूलभूत अवधारणा दी, अहिंसात्मक संघर्ष की अवधारणा दी और जन आंदोलन की अवधारणा दी, ये सभी सत्याग्रह के अभिन्न अंग हैं। और इस सत्याग्रह का विकास गांधी के दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष के दौरान हुआ था। और चूंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सभी भारतीयों, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, उनका धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा कुछ भी हो, उन्होंने सबके अधिकारों के लिए लड़ा, सबकी प्रतिष्ठा के लिए लड़ा। इसलिए सभी समुदाय के लोगों का स्नेह, सम्मान महात्मा गांधी को प्राप्त था। वस्तुतः गांधी की अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का कारण ही उनकी दक्षिण अफ्रीकी यात्रा और संघर्ष है। भारत में भी गांधी के आने के पहले उदारवादी और उग्रवादी विचारधारात्मक संघर्ष में उलझे हुए थे। कहते हैं कि महात्मा गांधी की सबसे पहली सार्वजनिक उपस्थिति हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 में हुआ, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज एनी बेसेंट भी, मदन मोहन मालवीय भी उपस्थित थे। देश के गणमान्य लोग उपस्थित थे। महात्मा गांधी ने यह प्रश्न उठाया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं,
क्या यह किसानों और मजदूरों, भारत के आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अर्थात महात्मा गांधी ने अपने प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति में ही मजदूरों और किसानों के साथ साथ आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाने पर बल दिया। अर्थात गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जनता से सीधे सीधे जोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो गांधी के आगमन के पहले तक मध्यम वर्गीय चरित्र रखता था, उसे गांधी ने आम लोगों से जोड़ने का प्रयास किया। बिना किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम लोगों की भागीदारी के बिना जन आंदोलन संभव नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने इन्हें आंदोलन से जोड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, मास मेकिंग मूवमेंट। तो इसी ने महात्मा गांधी को महात्मा बना दिया और इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। इसलिए इतिहासकार चंद्रन देवनेसन ने यह सही ही कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा सकती है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। दूसरी बार दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में, और फिर वहीं पर गांधी चंपारण के स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल से मिले और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वे चंपारण में नील किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए चंपारण चले गए, बिहार की धरती पर चले गए। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह की शक्ति से भारतीय जनता को भी अवगत करा दिया। उन्होंने भारतीय राजनीतिक आंदोलन के अंतर्गत सत्याग्रह के माध्यम से, चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से एक नवीन प्रयोग किया और वह प्रयोग सफल रहा। फिर इसका प्रयोग अहमदाबाद में हुआ, फिर इसका प्रयोग खेरा में हुआ और 3 स्थानीय संघर्षों में सत्याग्रह के प्रयोग के माध्यम से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो शक्ति थी उसका परीक्षण किया और फिर उसका प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किया। तो इस तरह से आपको चीजों को लिंक करना सीखना है। पृथक निर्वाचन के संदर्भ में व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, अर्थात यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया है। तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न कौन पूछेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो खुद ही उस समुदाय से थे और उस समुदाय की आवाज को बहुत मजबूती से उठा रहे थे और उसे मजबूती प्रदान कर रहे थे। उनके प्रयासों से ही अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के द्वारा दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली को लाया गया था। लेकिन महात्मा गांधी के भूख हड़ताल के कारण गांधी और अंबेडकर में वार्ता हुई, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, और गांधी ने सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत ही दलितों को आरक्षण दिए जाने की पेशकश की और अंबेडकर ने भी उसको स्वीकार कर लिया। गांधी भी सफलतापूर्वक अंबेडकर को यह समझाने में सफल रहे कि पृथक निर्वाचक मंडल वस्तुतः अंग्रेजी हथियार है जो भारतीयों को बांटने के लिए है। जिस बात को जिन्ना नहीं समझ पाए, अंबेडकर उस बात को समझे और यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम विधि मंत्री के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने अपना अप्रीतम योगदान दिया। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एक जो है नमक यात्रा, दांडी मार्च से प्रश्न पूछा हुआ है कि नमक यात्रा निम्नलिखित
किन कारणों से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? तो पहला कह रहा है कि इससे गांधी जी दुनिया की नजर में आए। महात्मा गांधी के दांडी मार्च से संबंधित समाचार को कवर करने के लिए यूरोप और अमेरिका तक से पत्रकार गांधी के दांडी मार्च में शामिल हुए थे और उसको बता रहे थे। तो यह बात बिल्कुल सही है कि गांधी के दांडी मार्च ने गांधी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दी। दूसरा, पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। हालांकि महात्मा गांधी के किसी भी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका रही है। आप अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को करेंगे, उसमें भी महिलाओं की भूमिका को देखेंगे। असहयोग आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका को देखेंगे। लेकिन महिलाओं की भूमिका बढ़ चढ़कर रही, यह बात नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में 100% सही है। पहली बार अंग्रेजों को एहसास हुआ कि उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च या नमक यात्रा के परिणाम स्वरूप ही लॉर्ड इरविन को गांधी से वार्ता करना पड़ा, समझौता करना पड़ा, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के रूप में भी जानते हैं। तो यह भी बात सही है। इसका मतलब है आंसर उपर्युक्त सभी होगा। एक और प्रश्न पर चलते हैं। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है। इस प्रकार से यूनिट 13 पर हम लोगों ने अपनी चर्चा को समाप्त किया। मैं आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः यूनिट 14 और 15 दो यूनिट और बचे हुए हैं, उन पर मैं आगे आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से न सिर्फ यूनिट के संबंध में एक चर्चा परिचर्चा की, इस यूनिट में हमारा फोकस एरिया क्या है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, साथ ही साथ उस यूनिट से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नों को भी हम लोग आपके सामने लाएंगे, उसका डिस्कशन भी आपके सामने रखेंगे। और इसी तरीके से लगातार अभ्यास आपको करते रहना है और दृष्टि लर्निंग ऐप पर आकर 15 यूनिट पर जो डिटेल्ड क्लास आपको दिया जा रहा है, जो एनसीईआरटी के 12वीं क्लास के पैटर्न पर ही आधारित है, उसका लाभ उठाइए। दृष्टि बुकलेट जो एनसीईआरटी के आधार पर तैयार किया गया है, उसका लाभ आपको उठाना है। और साथ ही साथ दृष्टि बुकलेट में प्रत्येक टॉपिक के पश्चात काफी सारे प्रश्न अभ्यास के लिए दिए हुए हैं और फिर टेस्ट सीरीज है। इन सभी चीजों का लाभ आपको अवश्य ही उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।